I absolutely, wholeheartedly welcome what the Honorable Supreme Court said today with regard to the affidavit filed by the Government of India. My initial reaction, if you saw on social media yesterday, was exactly this, that it is the legality and the constitutionality of what happened on the 5th of August 2019 that we want the Supreme Court to find on. The politics of it is not for the Supreme Court. That's for us. That is for political parties to fight their elections on. And therefore, I felt that this affidavit was misplaced. And I'm very glad that the Supreme Court found as well. Now we look forward, and I'm also very glad that the Honorable Chief Justice has indicated that this will be held on a day-to-day basis, which means that we hope that the process will be completed soon and that the judgment of the Supreme Court will be placed in front of everybody. You had said the similar thing in your tweet also. Do you feel I have no doubt that the Honorable Chief Justice and the judges of the Supreme Court do not follow Twitter and definitely do not read what I have to tweet. Therefore, it is just a very sort of welcome coincidence that what I said yesterday was what came out in the Supreme Court today, but I think it's only based on facts. We are arguing the constitutionality and the legality of what was done on 5th August 2019, not the politics of it. The politics of it will be argued on the electoral arena. उमर साहब, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि बेसिस पे इसकी हेयरिंग हो, जो जिस तरह आप कितने उम्मीद हैं कि आप जो जिस तरह से हियरिंग दिन अब जिस तरह की शुरुआत हुई है, मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या उस बेंच पे बैठे हुए जजेस के खिलाफ कोई ऐसी बात करना नहीं चाहता हूँ जो गैर जिम्मेदार हो या जो फैक्ट्स पे बेस्ड ना हो। मुझे अभी तक उनके किसी भी बात से यही नहीं लगा है कि वो आईन और कानून को छोड़ के किसी और चीज़ पे बात करने के लिए तैयार है। ये एक अच्छा मौका था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एफिडेविट था उनके सामने, उनको कोई मजबूरी नहीं थी। वो चाहते तो इस एफिडेविट को कबूल करके इसको भी बहस का मुद्दा बना लेते, नहीं किया। और मुझे लगता है हम सबको इसका इस्तकबाल करना चाहिए और अब हमें खामोशी से इन हियरिंग्स का इंतज़ार करना चाहिए। जो होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगा। और जैसे मैं बार बार कहता आया हूँ, मुझे लगता है कि हमारा केस जो है सबका एक मजबूत केस है और हम इंसाफ की उम्मीद करते हैं। उमर साहब, मैंने सवाल किया था, मैंने ही कहा था, आपसे पूछा था कि आज आपके चेहरे पर अलग सी आपके आज पार्टी को ज्वाइन किया, इसलिए आपकी ज़्यादा खुशी थी कि भाजपा को छोड़कर ज्वाइन किया था। अब दोनों चीज़ों को अलग तो किया नहीं जा सकता। नहीं, मैं मेरी खुशी के कई वजूहात हैं। उसमें मैं मान के चलूं कि अगर हम ये कहें कि 40% इनके ज्वाइनिंग का है, 40% सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसका है, 20% मेरे कुछ जाती चीजें हैं, उनको छोड़ दें। एनसीपीडीपी और कांग्रेस को कि परिवारवाद चलता है, पर आज सुरेंद्र चौधरी जी ने भाजपा पर सवाल खड़े कर दिए कि परिवारवाद और करप्शन भाजपा में ही चलता है। कोई ऐसी पार्टी नहीं है माँ सिवाय शायद लेफ्ट पार्टी को छोड़ के जिसमें परिवारवाद नहीं चलता है। बीजेपी में भी सीनियर लीडरों ने अपने बेटों को बेटियों को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया है। अब फर्क सिर्फ इतना है कि हम इस चीज़ को छुपाते नहीं हैं, हम इस चीज़ को कबूल करते हैं। हम कहते हैं ना, अब हम एक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, अब इसमें एतराज़ किस बात का। अब यहाँ इतने कंपनियों के माइक बैठे हुए हैं, क्या ये जो बड़े बड़े कंपनियों के मालिक हैं ये अपने बेटों को बेटियों को एडजस्ट नहीं करते? उन कंपनियों को करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें हर 5 साल के बाद अपने रिपोर्ट कार्ड पर लोगों का मोहर लगवाना पड़ता है। लोग या तो हमें कबूल करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। ये जमहूरियत है ना, हर किसी को एक हक होता है इसमें हिस्सा लेने का। अब क्योंकि मैं एक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, क्या मेरे लिए सियासत जो है वो अब बंद है? मैं सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता हूँ? मेरा हक है, मैं ले रहा हूँ।
लोग मुझे रिजेक्ट करेंगे, करेंगे। You said that the democracy fails to reach Jammu and Kashmir. You don't see that this is a healthy democratic sign that Supreme Court is listening to your petition and they will be deciding on that basis, on day-to-day basis. Is this in democracy? Supreme Court is in Delhi. Democracy is functioning in Delhi. Democracy is functioning in the rest of the country. Democracy is not functioning in J&K. How many examples do you want from me of the way in which democracy has been scuttled here? Absence of assembly elections, one. Singling out J&K for delimitation of parliamentary seats where it hasn't happened in the rest of the country. Two, the way in which the DDC election results were actually rigged by withholding the election to the chairperson post so that they could influence DDC members to go against the mandate that they had actually got from the people. The way in which anti-defection laws are not applied to DDCs and BDCs. This is all a concerted effort to destroy democracy. And then when people sitting in high office start interfering in day-to-day politics, how is that democracy? दूसरा सर, गृह मंत्री अमित शाह ठीक है ना, एक मिनट के लिए मानते हैं ना हम जिम्मेदार हैं। 2014 के बाद जो लोग मरे उसकी जिम्मेदारी किसको? जो पुलवामा में हुआ उसके लिए हम किसको कसूरवार ठहराएं? जो रजौरी में हुआ डीजी में, जो बुद्धल में हुआ उसके लिए कौन कसूरवार है? मैं, जो मेरा कसूर है वो मैं मानता हूं, मैं अपने जिम्मे लेता हूं। ठीक है जी, आप मुझे कसूरवार ठहराते हो, मैं कसूर कबूल करता हूं। जो लगातार पिछले 2-3 सालों में कश्मीरी पंडित और माइनॉरिटीज़ कश्मीर में टारगेट किए गए, उसका कसूरवार कौन? मैं हुकूमत में हूं नहीं, ना पीडीपी है ना कांग्रेस है। तो जहां आप हमें कसूरवार ठहराते हो वहां पे आप हमें यह भी बताइए, जो पुलवामा में हुआ, कितने लोग मरे पुलवामा में? 40। उसके लिए कसूरवार कौन? उसी, आप बताइए हमें, और कोई नहीं। हम अपना कसूर जो है वो कबूल करते हैं। आप ये बताइए कि उन कत्लों के लिए कौन कसूरवार? एलजी साहब, डीजी, चीफ सेक्रेटरी, आर्मी कमांडर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कोई ना कोई तो कसूरवार है, क्योंकि हम हुकूमत में है नहीं। बताएं कौन, हम भी सुनना चाहते हैं। भाजपा वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आप पर व्यक्तिगत हमला किया। उन्होंने कहा कि अगर अब्दुल्ला परिवार का भला चाहिए तो उनको वोट कीजिए, अगर अपने बेटों और बच्चों का भला चाहिए हमें कीजिए। आपको लगता है ये जो नहीं, सॉरी, एक बार फिर बताइए, क्योंकि ये मैंने प्रधानमंत्री का सुना नहीं था। आपके ऊपर व्यक्तिगत हमला किया, इट्स अ पर्सनल कमेंट ऑन योर फैमिली। ही सेड कि अगर आपको अब्दुल्ला परिवार का भला करना है तो अब्दुल्ला परिवार को वोट कीजिए, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कीजिए, लेकिन अगर बच्चों को और बेटों को करना है तो मुझे कोई गिला नहीं है इससे। प्रधानमंत्री बहुत बड़े आदमी हैं, उम्र में भी मुझसे ज़्यादा हैं। वो जो भी हमारे बारे में कहना पसंद करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, वो करें। उमर साहब, और मैं उनकी बात में ये टिप्पणी नहीं करूँगा। सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर यही है तो प्रधानमंत्री साहब इलेक्शन बुलाएं। हम देखते हैं लोगों को क्या भला, किसका भला चाहिए। आप लोगों को मौका ही नहीं दे रहे हो। लोग उसमें फैसला करेंगे उनको किसका भला चाहिए। इलेक्शन कराइए, नतीजा आपके सामने होगा। लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, लोगों को फैसला करने दीजिए। हम अपने आप को राजभवन के जरिए उन पर ठोस नहीं रहे हैं, हम मौका मांग रहे हैं। अच्छा, अब चलिए, आपने पार्लियामेंट के इलेक्शन कराने ही कराने हैं, पार्लियामेंट के साथ असेंबली का भी कराइए। दूध का दूध, पानी का पानी। अगर लोगों को वजीर आजम की बात सही लगी, हम हार जाएंगे और मैं वो हार कबूल कर लूंगा। मौका दे दीजिए, हम देख लेते हैं कौन सही कौन गलत। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव अभी नहीं हो रहे हैं। भाजपा के तमाम नेता ये कहते हैं कि ना तो जम्मू कश्मीर में बाप बेटी की सरकार बनेगी, ना ही बाप बेटे की। किस तरह से आप देखते हैं सर? आप अभी तो सरकार किसी की नहीं बन रही है। ना बने बाप बेटे की, ना बने बाप बेटी की, किसी की तो बने। करें ना,
क्या इतने डरे हैं कि हम में से कोई ना कोई जीत जाएगा कि वो इलेक्शन ही नहीं करा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि उनके कहने में और हकीकत में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मैं आज आपसे दावे से कह रहा हूं, अगर आज अभी इलेक्शन बुलाए जाते हैं, बीजेपी 10 नंबर क्रॉस नहीं करेगी। ये कहते हैं 50 पार तो करें ना। मैं थकता हूं ये कहते हुए। अगर उनका 50 पार होना है तो मतलब हुकूमत उनकी है, जीत उनकी, इलेक्शन क्यों नहीं? ये तो हुआ ना क्रिकेट मैच में। क्रिकेट मैच में मैं कहूं ना मेरी टीम सबसे मजबूत, मैं जीत जाऊं, लेकिन जब पिच सामने हो तो मैं मैदान पर उतरूं ही ना। मैं बोला मैंने बैट नहीं पकड़ना, जीतूंगा मैं लेकिन बैट नहीं पकड़ूंगा। यही बीजेपी का हाल है, कहते मैं जीतूंगा लेकिन इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। अब ये मैं माफी चाहता हूँ, बीजेपी कहती है मैं तैयार हूँ लेकिन इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा है कि उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इशारा चाहिए कि यहाँ हालात इलेक्शन के लिए साजगार है या नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने कहा है कि वी एक्सेप्ट देयर इज जा रही है यहाँ इलेक्शन कराने के लिए, इजाजत मिले, इलेक्शन हो। लोगों को बाप नहीं चाहिए, बेटा नहीं चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, कहीं से पोता पोती दामाद कोई ना कोई आ ही जाएगा, आ जाए ना, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन कम से कम इलेक्शन हो। शुक्रिया उमर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। लास्ट वन। 2024 को लेकर किस तरीके से विपक्ष एकजुट हो रहा है? अभी 17-18 तारीख को बैंगलोर में भी मीटिंग हो रही है, आप और महबूबा जी भी उस विपक्ष। मैंने कभी महबूबा जी के लिए जवाब नहीं दिया, ना मैं इस बात को पसंद करूंगा कि वो मेरे लिए जवाब दे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहाँ पे बुलाया गया, उस मीटिंग में जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि हम उसमें शमूलियत करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से कौन उस मीटिंग में जाएगा इसका फैसला भी होना बाकी है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप दोनों अगर विपक्ष की उस मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो क्या दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी क्यों ना करेंगी? किस लिए? एक ही मीटिंग को अटेंड करने का ये मतलब नहीं है ना कि सारा कुछ जो है वो इसी तरह होगा। हम नेशनल लेवल पे बीजेपी का मुकाबला करने के लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। स्टेट लेवल पे उस स्ट्रैटेजी को किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो अब हम पे छोड़ दीजिए, आगे देख लेंगे ना किस तरह का माहौल होगा, क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। लेकिन आप पहले से ही चाहते हो कि इलेक्शन का ब्यूगल बजा नहीं और हम आपके सामने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी खोल दें, ये ना ये कोई जर्नली का कोई मतलब ये दिखता नहीं है। हम अपने जो कार्ड्स जो हैं बिल्कुल अपने छाती से दबाए रखेंगे, जब खोलने होंगे हम खोल के आपके सामने रखेंगे। चलिए शुक्रिया। 30 के अथक प्रयासों के चलते इस बार फिर सुपर्ब 30 के स्टूडेंट्स ने लाया है बहुत अच्छा रिजल्ट। इनमें नीट और जेके बोर्ड परीक्षाओं में स्टूडेंट्स ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इन बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स ने ये साबित किया है कि सुपर्ब 30 जैसी कोचिंग आपको कहीं और नहीं मिल सकती। नीट, जेई और जेके बोर्ड यानी 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों में लद्दाख के शुजात अली वजीर, डॉक्टर बशारत अयूब, मासूम फातिमा आदि कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने सुपर्ब 30 कोचिंग पाकर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं डॉक्टर या इंजीनियर तो आ जाएं सुपर्ब 30 में। यहाँ आपको मिलेगी नीट जेईई एग्जाम्स की कोचिंग और 8वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल कोचिंग क्लासेस। यहाँ पर 50 से लेकर 90% तक की मिल सकती है स्कॉलरशिप, जिसके कुछ ही सीट्स बाकी रह गई हैं। वहीं 10 दिन की फ्री डेमो क्लास भी आपको सुपर्ब 30 की क्वालिटी एजुकेशन से रूबरू करवाएगी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।